अंग्रेजी। And English is actually a great leveler. It's the one global language, a language of opportunities. My problem is English displacing Indian language. Let us spend hate. In English. My English is not good. हमारे देश से अंग्रेज तो चले गए, शायद आत्मा यही रह गई क्योंकि अंग्रेजियत रह गई। इस वीडियो में हम बात करेंगे भाषा की गुलामी के बारे में। ये भाषा की गुलामी है क्या? एक चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, मैं किसी भी भाषा के खिलाफ नहीं हूँ, बस सोच रहा हूँ भारतीय लोगों को जगा दूं, क्योंकि जगाने वाला इस देश में अब कोई नहीं रहा। दुनिया में इंग्लिश भाषा से रत्ती भाषा और कोई नहीं है। ये बातें आपको आगे सब समझ में आ जाएगी। इंग्लिश पढ़ने के लिए हमको 4 तर्क दिए जाते हैं। पहला तर्क, इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है। दूसरा तर्क, इंग्लिश विज्ञान और तकनीकी की भाषा है। तीसरा तर्क, इंग्लिश जाने बिना देश का विकास नहीं हो सकता। चौथा तर्क, इंग्लिश बहुत समृद्ध भाषा है। आज इन्हीं 4 तर्कों के ऊपर ये पूरी वीडियो होगी, ध्यान से देखना आप लोग। अगर आपने ये पूरी वीडियो देख लिया तो ये मेरी गारंटी है कि आपको इंग्लिश भाषा से नफरत हो जाएगी। दुनिया में 195 देश हैं, इनमें से 71 देश का इतिहास ऐसा रहा जो अलग अलग समय पे गुलाम हुए। हमारे बहुत सारे पड़ोसी देश जैसे अफ्रीका गुलाम रहा, मलेशिया गुलाम रहा, चाइना गुलाम रहा, जापान गुलाम रहा। लेकिन गुलामी के बाद इन सभी देशों ने सबसे पहले जो काम किया, सबसे पहले अपनी मातृभाषा को स्थापित कराया और सबसे पहले अपनी मातृभाषा को अपनाया। उसके बाद वो देश आज़ादी के राह पे इतने तेजी से आगे बढ़े कि भारत जैसे देश को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, इस वीडियो में सिर्फ अंग्रेजी की बात होगी। जो अगली वीडियो मेरी आई वो संपूर्ण हिंदी और अपनी मातृभाषा के बारे में होगी, तो कंफ्यूज मत होइएगा। कई सारे देश जिनकी आज़ादी भारत देश के बाद आई, जैसे हमारे पड़ोसी देश चाइना, जिसकी आज़ादी हमसे 2 साल बाद आई, फिर भी चाइना हमसे कई गुना आगे निकल गया है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और वैश्विक ताकत के रूप में सारी दुनिया में चाइना का डंका बज रहा है। तो इसका कारण क्या है? कारण एक ही है। वहाँ के विद्वानों का कहना है कि हमने हमारी मातृभाषा को राष्ट्रभाषा बनाया, हमने हमारी मातृभाषा को अपने जीवन में लाया, हमने हमारी मातृभाषा को विज्ञान और तकनीकी की भाषा बनाया, हमने हमारी मातृभाषा को पाठशाला और विश्वविद्यालयों में लाया। चाइना के विद्वानों का कहना है कि अगर चाइना अभी भी अंग्रेजियत में डूबा रहता, अंग्रेजी भाषा में डूबा रहता, तो चाइना कभी भी आगे बढ़ नहीं पाता और इतना ताकतवर और शक्तिशाली देश नहीं हो पाता। अब जापान की बात करते हैं। लंबे समय से गुलाम रहने के बाद भी जापान ने आजाद होने के बाद सबसे पहला काम जो किया, उन्होंने अपनी मातृभाषा को राष्ट्रभाषा बनाया। इसी जापान को अमेरिका ने बर्बाद कर दिया था 1945 में और देश की कमर टूट गई थी। लेकिन एटम बम गिरने के बाद मात्र 65 से 66 वर्ष में जापान ऐसी ताकत से खड़ा हुआ है कि दूसरे देश उनका सहारा लेकर दुनिया में चलने की कोशिश कर रहे हैं। जापान के विद्वानों का कहना है किसी भी देश की तरक्की, उसके विकास में सबसे बड़ा योगदान होता है संकल्प शक्ति का। वो मानते हैं संकल्प शक्ति मातृभाषा से ही आ सकती है, विदेशी भाषाओं में संकल्प नहीं लिए जाते और विदेशी भाषा के संकल्प कभी पूरे भी नहीं हो पाते। भारत के छोटे से राज्य के बराबर एक देश है जिसका नाम है फिनलैंड, जिसकी कुल आबादी 40 से 50 लाख है। उनका संकल्प यही है कि हमारे यहाँ जो भी पढ़ाई होगी सब हमारी मातृभाषा में होगी। फिनलैंड की सरकार चलेगी तो फिनिश भाषा में चलेगी, फिनलैंड के विश्वविद्यालय चलेंगे तो फिनिश भाषा में चलेंगे, उनके यहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी में जो भी काम होंगे सब फिनिश भाषा में होंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर मेडिकल कॉलेज सब फिनिश भाषा में चलेंगे। छोटा सा देश फिनलैंड अपनी मातृभाषा को सीने से ऐसा चिपकाया हुआ है जैसे कोई माँ अपने बच्चे को छाती से चिपका के रखती है। आसपास के देश इतना दबाव डालते रहते हैं फिनलैंड के ऊपर कि भाषा बदल लो, ये कर लो, अंग्रेजी कर लो। फिनलैंड के लोगों का कहना है तब तक सुरक्षित है जब तक हमारी मातृभाषा सुरक्षित है। जिस दिन हमने अपनी मातृभाषा को छोड़ दिया उस दिन हमारी आज़ादी चली जाएगी। अब जरा कल्पना करके देखिए, इतना छोटा सा फेस इतनी बड़ी बात बोल रहा है। दुनिया में सबसे कम शब्दों वाले सबसे छोटी भाषा डेनिश है, जो डेनमार्क में बोलते हैं। फिर भी वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज डेनिश में चलते हैं, मेडिकल कॉलेज डेनिश में चलते हैं। डेनमार्क के लोगों को ये बात कहते हुए बड़ी गर्व है। भले ही हमारी मातृभाषा दुनिया में सबसे कम शब्दों वाली भाषा है, लेकिन वो हमारी मातृभाषा है, उस पर हम कोई समझौता नहीं कर सकते। ये छोटे छोटे देशों की इतनी बड़ी बड़ी बात आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं भारत की। दुनिया में सबसे बड़ा जनसंख्या भारत देश का है, कई मामलों में ये नंबर 1 पर है, लेकिन मातृभाषा को राष्ट्रभाषा बनाने में ये दुनिया का सबसे पिछड़ी देश है। अपना देश आज़ादी के 78 साल के बाद भी इंतजार कर रहा है कि कब भारत की मातृभाषा भारत की राष्ट्रभाषा बने और कब इस देश का विकास तेजी से हो। मेरा मानना यह है कि इंग्लिश को सीधे हटाओ और हिंदी को लाना है तो लाओ, नहीं ला सकते हो तो संस्कृत को मातृभाषा बनाओ और सारे झगड़े देश के खत्म कर दो। ये कोई बड़ी बात नहीं है। काफी समय पहले संस्कृत राष्ट्रभाषा हुआ करती थी। उस समय भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। जून 1946 को महात्मा गांधी जी एक बात बोलते हैं, आजादी मिलने के मात्र 6 महीने भारतवासी इंतजार करें, पूरे देश की भाषा हिंदी हो जाएगी, सरकार की कामकाज की भाषा हिंदी हो जाएगी, संसद और विधानसभा की भाषा हिंदी हो जाएगी। महात्मा गांधी जी ने इतनी कड़वी बात कही थी, तो संसद बोलने वाला सांसद हिंदी में बात नहीं करेगा तो जो विधानसभा में बोलने वाला विधायक हिंदी में बात नहीं करेगा तो वो कहा करते थे कि मैं पहला आदमी हूँगा तो इनके खिलाफ आंदोलन करूंगा और अंग्रेजी में बोलने वालों को जेल भिजवाऊंगा।
महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि आजादी के बाद कोई भी सांसद और विधायक अंग्रेजी में बात करे तो इससे बड़ा भारत का अपमान कोई दूसरा नहीं हो सकता। अंग्रेजी भाषा इस देश पर कैसे हावी हो रही है, कुछ उदाहरण देता हूँ। भारत शासन की व्यवस्था अंग्रेजी में चलती है। भारत के न्यायालयों में झगड़े और फैसले सुलझाने के लिए अंग्रेजी में चलते हैं। भारत के चिकित्सक मरीजों को तो इंग्लिश नहीं जानते हैं, प्रिस्क्रिप्शन अंग्रेजी में लिख कर दी जाती है। मरीज जो दवाई खरीदता है वो अंग्रेजी में होता है। हमारे प्राथमिक स्कूल के बच्चों को डंडे से मार मार कर अंग्रेजी पढ़ाया जाता है। हमारे बड़े से बड़ी जो वैज्ञानिक संस्था है वो सब अंग्रेजी में है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, अंग्रेजी भाषा का षड्यंत्र। पूरी कहानी ध्यान से सुनना, इसका षड्यंत्र क्या है आपको समझ में आ जाएगा, इसके पीछे का सच क्या है। भारत भले अंग्रेजों के गुलामी से आजाद हो जाए, लेकिन अंग्रेजी भाषा की गुलामी में फंसा रहना चाहिए। हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है 343, इसमें ये लिखा गया है संविधान लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी इस देश में सरकार के भाषा के रूप में काम करेगी। एक जगह ये लोग लिख रहे हैं कि 15 साल बाद हिंदी आ जाएगी और भारतीय भाषा आ जाएगी। फिर इसी 343 अनुच्छेद में ये लिख रहे हैं कि नहीं, उसके लिए राज्यों की सहमति लेनी पड़ेगी। फिर अनुच्छेद 348 में बोल रहे हैं कि हिंदी आमचाल की भाषा रहे, लेकिन हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और कानून के स्तर पर तो इंग्लिश ही प्रमाणित रहेगी। ये दोगलापन देखिए आप। फिर 1955 में एक समिति बनती है, उस समिति का कहना है कि अंग्रेजी को हटाने का अभी अनुकूल समय नहीं आया है। 1965 में जब समय आया अंग्रेजी भाषा को हटाने का, तो दक्षिण भारत में दंगे शुरू हो गए। और ये जो दक्षिण भारत में दंगे शुरू हुए, उसके पीछे भारत सरकार की खुफिया रिपोर्ट बताती है वो दंगे अपने आप शुरू नहीं हुए, उन्हें कराए गए, नेताओं के द्वारा भड़काया गया, जो नहीं चाहते कि इस देश से अंग्रेजी हटे। तो सरकार को ये मौका मिल गया कहने का कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के नाम पर जो दंगा हो रहा है, तो हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया जा सकता, इंग्लिश को ही बरकरार रखना पड़ेगा। फिर 1968 में एक संशोधन कर दिया गया, और ये संशोधन हमारे लिए फांसी के फंदे जैसा है, भारत के राष्ट्रभाषाओं के लिए और भारत के राजभाषाओं के लिए। उस संशोधन में ये लिखा गया, भारत की जितनी भी राज्य है, इनमें से एक राज्य ने भी अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया तो भारत में अंग्रेजी ही लागू रहेगी। तो भारत के कुछ दोगले नेता आज़ादी के बाद से ही लगातार ये षड्यंत्र में लगे रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा हटनी नहीं चाहिए भारत से। अब अंग्रेजी भाषा के बारे में आते हैं, जो इस देश में स्टेटस सिंबल बनते जा रहा है। दुनिया में एक बहुत बड़ा झूठ फैलाया गया है कि इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है। मेरा मानना ये है कि इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज नहीं है। दुनिया में उन्हीं देशों में अंग्रेजी बोला जाता है जो एक समय पर अंग्रेजों के गुलाम थे। जैसे भारत अंग्रेजों को गुलाम रहा, न्यूजीलैंड गुलाम रहा, ऑस्ट्रेलिया गुलाम रहा, कनाडा गुलाम रहा, बहुत सारे देश गुलाम रहे। इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज होती तो 195 देश हैं पूरी दुनिया में, उसमें से मात्र 14 से 15 देश जो अंग्रेजी बोलते हैं। यानी 800 करोड़ में से मात्र 145 करोड़ वो लोग हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं। तो शायद आपको मेरी बात अभी भी झूठ लग सकती है, ये एक पूरा षड्यंत्र है इंग्लिश को बढ़ावा देने का, और कुछ नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ा झूठ है कि इंग्लिश भाषा बहुत समृद्ध भाषा है। किसी भी भाषा की समृद्धि उस बात से निर्भर करती है कि उस भाषा में शब्दों की संख्या कितनी है। अंग्रेजों के विद्वानों का कहना है कि अंग्रेजी में मात्र 65,000 मूल शब्द है, और ये मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ, कोई फिक्स नहीं बता रहा हूँ। अगर आप डिक्शनरी पढ़ते हैं तो उसमें अभी लगभग 7 लाख शब्द हैं, और ये जो 7 लाख शब्द हैं ये इंग्लिश से उधार ले रखे हैं। लैटिन से उधार लिया, जर्मन से उधार लिया, पोर्चुगीज से उधार लिया, डच से उधार लिया। उधार ले लेकर तो ये अंग्रेजी भाषा बनी है। ये दुनिया की सबसे नई भाषा है और सबसे भिखारी भाषा है भाई। एक उदाहरण देता हूँ, इंग्लिश में चाचा, मामा, ताऊ, मौसा और फूफा सब अंकल, काकी, मौसी, ताई सब आंटी। आप जरा मुझे ये बताइए कि मौसा और फूफा में अंतर होता है कि नहीं होता? क्या आप फूफा को मामा बना सकते हैं? या मौसी और काकी में फर्क होता है कि नहीं होता? या मौसी काकी हो सकती है? दुनिया की जिस भाषाओं में रिश्तों को कहने के लिए शब्द ना हो, वो दुनिया की सबसे रद्दी भाषा है। तीसरा एक और सबसे बड़ा झूठ फैलाया गया है कि अंग्रेजी विज्ञान और तकनीकी की भाषा है। दुनिया में सबसे ज्यादा विज्ञान और तकनीकी के विषय की पुस्तक लिखी गई है रूसी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में नहीं। दर्शन शास्त्र में जो सबसे ज्यादा प्रकाशित हुई है पुस्तकें वो जर्मन में है। जो सबसे बड़े फिलोसफर माने जाते हैं वो सब जर्मन के हैं, ना कि अंग्रेजों के। दुनिया में एक सबसे बड़ा झूठ फैलाया गया, जैसे ही हम अंग्रेजी भाषा का विरोध कर देते हैं तो भारत में कुछ लोग कह देते हैं कि अंग्रेजी भाषा का विरोध माने ईसाइयों का विरोध कर रहे हैं, और ईसाइयों के समाज से अंग्रेजी को जोड़ना शुरू कर देते हैं। ज़्यादातर अंग्रेजी स्कूल ईसाई संस्थाओं के हाथ में है, तो जब भी हम इंग्लिश भाषा का विरोध करते हैं तो ईसाई संस्थाओं को लगता है कि ये हमारा विरोध कर रहे हैं। ये गलत फहमी लोगों के बीच में फैलाई गई है, ध्यान से सुनना। मैं सभी अपने ईसाई भाइयों और संस्थाओं से एक बात कहना चाहता हूँ कि ईसा मसीह की भाषा इंग्लिश नहीं थी। ईसा मसीह ने जो पूरी दुनिया में घूम घूम कर संदेश दिया, जो कुछ उन्होंने लिखा और बोला है, उस भाषा का नाम है अरमैक। अरमैक भाषा चला करती थी जहाँ इस समय इजराइल और फिलिस्तीन है। आज से कुछ 2000 वर्ष पहले तक ये भाषा चलती थी, और इसकी लिपि बांग्ला जैसी है। दुनिया की सबसे पहली बाइबल वो भी अरमैक भाषा में लिखी गई थी, बाद में इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ। मैं कहना ये चाहता हूँ, ईसा मसीह के जितने भी फॉलोअर्स हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इंग्लिश ईसा मसीह की भाषा नहीं थी, तो आप सब ये मत सोचिए कि इंग्लिश भाषा का विरोध कर रहे हैं मतलब आपका विरोध कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
और उल्टा तो ये हो गया, इंग्लिश भाषा जब से आई उसने अरमेक भाषा को जड़ से उखाड़ फेंक दिया। दुनिया में जितने भी ग्रंथ और शास्त्र है जो दुनिया को बदला है, दुनिया के व्यवस्थाओं को बदला है, क्रांतियां की है जिन शास्त्रों ने, एक भी ग्रंथ पूरी दुनिया में अंग्रेजी का नहीं लिखा हुआ है। अब सोच सकते हो कितना गरीब भाषा ये अंग्रेजी। भारत को छोड़ के दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं है जहाँ विदेशी अखबार छपता हो, और छपता होगा भी तो आसानी से मिलता नहीं है। भारत को छोड़ के दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो अपनी मातृभाषा को अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता हो। मतलब भारत अकेला देश है जो विदेशी भाषाओं में अपने बच्चों को पढ़ाता हो। हम गुलामी के दिनों में भाषा के स्तर पर ज्यादा आजाद थे, उल्टा अब आजादी के दिनों में भाषा के स्तर पर हम ज्यादा गुलाम हैं। एक बात ध्यान से समझना, कोर्ट में केस मेरा चल रहा है, मुझे हिंदी आता है, मेरा वकील अंग्रेजी में बात कर रहा है, जज अंग्रेजी में कुछ बोल रहा है, फैसला हो गया, मुझे पता ही नहीं क्या हुआ। यानी मुझे ही मेरे ही केस में ये नहीं पता चला कि हुआ क्या, क्योंकि सारी प्रक्रिया दो ऐसे व्यक्तियों के बीच में चल रही है जिनके पास एक भाषा है जो मेरी भाषा नहीं है, जबकि मामला मेरा है, और इसे हम लोकतंत्र बोलते हैं। ये भाषा के स्तर पर जो इस देश में गुलामी चल रही है ना, एक चीज आप कान खोल के सुन लीजिए, दुनिया में जितने भी वैज्ञानिक हुए उन्होंने अपनी मातृभाषा में पढ़ाई की, तभी वो वैज्ञानिक बने। उदाहरण देता हूँ, APJ अब्दुल कलाम, जो पूरी पढ़ाई उन्होंने तमिल में की 12 तक की, विजय भटकर 12वीं तक की पढ़ाई उन्होंने मराठी में की, जिन्होंने सुपर कंप्यूटर का इन्वेंशन किया। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो पूरी पढ़ाई उसने जर्मन में की, मैक्स प्लैंक जिसने पूरी पढ़ाई अपनी फ्रेंच भाषा में की। और इतिहास उठा के देख लीजिएगा, जो भी वैज्ञानिक बड़ा महान, उन्होंने सब अपने मातृभाषा में पढ़ाई की। भारत के लोग जो मन में गलतफहमी पाल के बैठे हैं कि उनके बच्चे अंग्रेजी में नहीं पढ़ेंगे तो उनका विकास नहीं होगा, इसकी उल्टी बात बोल रहा हूँ। अगर आपके बच्चे अंग्रेजी में पढ़े तब उनका विकास नहीं होने वाला है। अब अंग्रेजी भाषा का मूर्तक एक जगह CUT कट होता है, BUT बट होता है, PUT पट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पुट होता है। फादर इन लॉ कौन सा वाला, इधर वाला कि इधर वाला? मदर इन लॉ कौन सी वाली, इधर वाली कि इधर वाली? कैसे हम जाने? अंग्रेजी में साला और जीजा के लिए एक ही शब्द है, ब्रदर इन लॉ। अब पता ही नहीं है कि वो साला है कि जीजा है। एक जगह रिकॉर्ड का मतलब होता है कैप्चर करना, और एक जगह रिकॉर्ड का मतलब होता है इतिहास बनाना। एक ही वर्ड के दो मीनिंग, ये इलॉजिकल है बात भाई, ये इंग्लिश का इसका कोई माँ बहन नहीं है। अब लास्ट में आते हैं भारतीय लोगों का अंग्रेजी भाषा के प्रति पागलपन। इंग्लिश बोलने वाला भले ही बेवकूफ़ हो, लेकिन उसे इंटेलिजेंट ही समझा जाता है। ये भारत में खास कर है। इस देश में आपको कुछ भी नहीं आता, नो स्किल, लेकिन आपको इंग्लिश आता है, यू आर सेलेक्टेड। जिस देश में आग तापना को बॉन फायर कहने लग जाए लोग, उससे हम क्या उम्मीद रखें? इस देश में 22 भाषाओं को लड़ते देखा, लेकिन इंग्लिश भाषा के लिए कोई नहीं लड़ा। भारतीय धर्म ये है कि अगर आप इंग्लिश के बिना अधिक शिक्षित व्यक्ति है तो आप कुछ भी नहीं है। ये वो जनरेशन है जहाँ हिंदी भाषा को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भेजते हैं ताकि सामने वालों को कूल दिख सकूं। हमारे देश का हाल ये हो गया कि अपने ही देश की क्रिकेट टीम के खिलाड़ी को एक अपने साथ ट्रांसलेटर लेके घूमना पड़ता है। इंग्लिश से केवल हाइप बनती है, लेकिन हिंदी से दर्शकों तक सार पहुँचती है। लास्ट में यही बोलूँगा हाथ जोड़ के, इस देश में इंग्लिश का वो हाल कर दो कि लोग बोलने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचे। जय हिंद।